कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसके एक इशारे पर सेनाएं चल पड़ती थीं, जिसके नाम से दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता कांपती थी और जिसके पास इतना धन और ताकत थी कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को अपने अधीन कर सकता था। लोग उसे धरती पर भगवान जैसा मानते थे। लेकिन सवाल ये है कि जब वही इंसान रात के सन्नाटे में अकेला बैठता होगा तो उसके मन में क्या चलता होगा? क्या वो अपनी जीतों पर गर्व करता होगा? क्या वो अगले युद्ध की रणनीति बनाता होगा? इतिहास हमें बताता है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोमन सम्राट जब अपनी निजी डायरी खोलता था तो वो खुद को ये याद दिलाता था कि वो भी एक साधारण और नश्वर इंसान है। वो लिखता था कि ये सारी शोहरत, ये सारी ताकत, ये सारा वैभव एक दिन धुएं की तरह गायब हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं उस दार्शनिक राजा की जिसे दुनिया मार्कस ऑरेलियस के नाम से जानती है। मार्कस ऑरेलियस ने जो लिखा वो किसी को दिखाने के लिए नहीं था। वो किसी किताब की योजना नहीं बना रहे थे। वो बस खुद से बात कर रहे थे, खुद को संभाल रहे थे, खुद को याद दिला रहे थे कि सही जीवन कैसे जिया जाता है। वही निजी नोट्स, वही आत्मसंवाद आज 2000 साल बाद मेडिटेशंस के नाम से करोड़ों लोगों के लिए जीवन जीने की गाइड बन चुका है। आज हम उन्हीं पन्नों की यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो बाहर से ज्यादा अंदर को बदलती है। कहानी हमें दूसरी शताब्दी के रोम में ले जाती है। बाहर से देखने पर यह रोम का स्वर्ण युग था, लेकिन भीतर से ये संकटों से घिरा हुआ था। उत्तर दिशा से जर्मन कबीले लगातार हमले कर रहे थे। पूर्व में पार्थियन साम्राज्य चुनौती बनकर खड़ा था। रोम के भीतर प्लेग जैसी घातक बीमारियां फैल रही थीं। चारों तरफ डर, अनिश्चितता और मौत का साया था। इन सब के बीच एक व्यक्ति था जो साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए खड़ा था, मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ऑरेलियस कोई साधारण शासक नहीं थे। बचपन से ही उनका झुकाव दर्शन की ओर था। वे उस दर्शन को मानते थे जिसे स्टोइसिज्म कहा जाता है, जिसे हम सहनवाद भी कह सकते हैं। यह दर्शन सिखाता है कि जीवन में होने वाली अधिकतर घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम न बीमारी को रोक सकते हैं, न युद्ध को, न ही लोगों के व्यवहार को, लेकिन हमारे नियंत्रण में एक चीज हमेशा रहती है और वो है हमारी प्रतिक्रिया। हम हालात को नहीं चुन सकते, लेकिन हालात के सामने अपना रवैया जरूर चुन सकते हैं। जब मार्कस ऑरेलियस ये विचार लिख रहे थे तब वे किसी आलीशान महल में नहीं बैठे थे। वे युद्ध के मैदान में थे। उनके चारों तरफ खून, चीखें, बीमारी और मौत का माहौल था। ठंड थी, भोजन की कमी थी और दुश्मन कभी भी हमला कर सकता था। ऐसे हालात में किसी का भी दिमाग टूट सकता है। लेकिन मार्क्स ने शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने मन को संभालने का रास्ता चुना। उन्होंने लिखना शुरू किया, खुद के लिए, खुद को मजबूत रखने के लिए। उन्होंने इस लिखी हुई चीज को कभी नाम नहीं दिया, बस इतना लिखा कि ये मेरे लिए है। यह किताब किसी कहानी की तरह नहीं है। इसमें कोई नायक या खलनायक नहीं है। इसमें छोटे छोटे विचार हैं, गहरे और सीधे। ये विचार ऐसे हैं जैसे मन के लिए दवा। जब भी मन अशांत हो, जब भी डर या गुस्सा घेर ले, तो इन पंक्तियों को पढ़ो और खुद को याद दिलाओ कि तुम किस चीज पर काबू रख सकते हो और किस पर नहीं। इस किताब में कई हिस्से हैं, लेकिन शुरुआत के हिस्से हमें जीवन की सबसे बुनियादी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ताकत, पद और शोहरत स्थायी नहीं है। स्थायी है तो सिर्फ हमारा चरित्र। यही मेडिटेशंस का असली संदेश है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे दुनिया को बदला जाए। यह आपको सिखाती है कि कैसे खुद को बदला जाए। और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो पूरी दुनिया अपने आप बदलती हुई महसूस होने लगती है। किताब का ये हिस्सा हमें एक बहुत सीधी लेकिन असहज सच्चाई से रूबरू कराता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने जीवन की शुरुआत खुद की तारीफ से नहीं करता, बल्कि कृतज्ञता से करता है। मार्कस ऑरेलियस पहले खंड में ये साफ कर देते हैं कि इंसान जो कुछ भी बनता है वो अकेले अपने दम पर नहीं बनता। उसके चरित्र के पीछे अनगिनत लोग होते हैं जिनका योगदान अक्सर हम भूल जाते हैं। वे अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने अपने दादा वेरस से सीखा कि अच्छा स्वभाव क्या होता है और गुस्से पर काबू कैसे रखा जाता है। अपने पिता की यादों से मैंने यह सीखा कि विनम्रता और आत्मसम्मान साथ साथ कैसे चलते हैं। अपनी माँ से मैंने सादा जीवन जीना सीखा। वे बतौर रानी भी दिखावे से दूर थीं। वे न केवल गलत कामों से दूर रहती थीं, बल्कि गलत सोच से भी दूर रहती थीं। उनका जीवन यह सिखाता था कि सादगी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। मार्क्स अपने परदादा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि शिक्षा पर कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन अगर किसी एक जगह सबसे सही खर्च होता है तो वो अच्छी शिक्षा है। घर पर अच्छे शिक्षकों को बुलाना, सही सोच को अपनाना, यही असली निवेश है। इसके बाद वे अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं। वे लिखते हैं कि मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। खेल हो या मनोरंजन, किसी रंग या किसी गुट के लिए अंधा समर्थक मत बनो। उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया, कम में संतोष करना सिखाया
और ये भी सिखाया कि दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल मत दो। सबसे जरूरी बात ये कि अफवाहों और चुगलखोरी पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे मन को कमजोर बनाती हैं। डायोग्नेटस का नाम लेते हुए मार्क्स कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा उत्साहित मत हो। चमत्कारों, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से दूर रहो। अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा है तो उसकी बात सुनने की हिम्मत रखो, चाहे वो सच तुम्हें असहज ही क्यों न कर दे। लेकिन जिस व्यक्ति का असर मार्क्स पर सबसे ज्यादा पड़ा वो थे रुस्टिक्स। वे लिखते हैं कि रुस्टिक्स ने मुझे यह एहसास कराया कि मेरे चरित्र में सुधार की जरूरत है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब कोई अपनी गलती मान ले और सुलह करना चाहे तो उसे तुरंत माफ कर दो। गुस्से को पकड़कर रखना ताकत नहीं, कमजोरी है। अपने पिता और गुरु सम्राट एंटोनिनस के बारे में मार्क्स बहुत विस्तार से लिखते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पिता कभी जरूरत से ज्यादा तारीफ नहीं करते थे ताकि लोग घमंड में न डूब जाएं। वे हर निर्णय तर्क और विवेक से लेते थे। अगर कोई उनकी आलोचना करता था तो वे गुस्सा नहीं होते थे बल्कि ध्यान से सुनते थे। वे चापलूसों से दूरी बनाए रखते थे। वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे लेकिन जीवन से डरकर नहीं जीते थे। उनका जीवन संतुलन का उदाहरण था। मार्क्स देवताओं को धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अच्छे दादा, अच्छे माता पिता, अच्छे शिक्षक और अच्छे मित्र मिले। मैं भाग्यशाली हूं कि राजमहल की सुविधाओं ने मेरे चरित्र को कमजोर नहीं किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो स्नेही और वफादार है। इस पूरे हिस्से में मार्क्स हमें ये सिखाते हैं कि सुख की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से होती है। इसके बाद दूसरा खंड शुरू होता है जो और भी ज्यादा गंभीर और सच्चा है। ये हिस्सा युद्ध के मैदान में लिखा गया था। मार्क्स खुद लिखते हैं कि ये शब्द क्वाडी कबीले के बीच ग्रैन नदी के किनारे लिखे गए हैं। चारों तरफ दुश्मन थे, अनिश्चितता थी और मौत बेहद करीब थी। इस खंड की शुरुआत में मार्क्स खुद को सुबह उठते ही चेतावनी देते हैं। वे खुद से कहते हैं कि आज तुम्हें दखल देने वाले, एहसान न मानने वाले, घमंडी, धोखेबाज, ईर्ष्यालु और असामाजिक लोग मिलेंगे। यह किसी निराश व्यक्ति की सोच नहीं है, ये एक तैयार इंसान की सोच है। वे आगे खुद को समझाते हैं कि ये लोग बुरे इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे बुरे पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की समझ नहीं है। मैंने अच्छाई को देखा है और जाना है कि वो सुंदर है। मैंने बुराई को देखा है और जाना है कि वो कुरूप है। और मैंने ये भी समझा है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो भी मेरी तरह ही उसी बुद्धि का अंश है। मार्क्स कहते हैं कि इनमें से कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कोई भी मुझे अनैतिक बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मैं इनसे नफरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के हिस्सों की तरह हैं। जैसे हाथ और पैर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही इंसान एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। किसी के खिलाफ जाना प्रकृति के खिलाफ जाना है। यही स्टोइसिज्म की आत्मा है। बुरे लोग नफरत के लायक नहीं होते, वे दया के पात्र होते हैं। वे अज्ञान से काम करते हैं और अज्ञान का इलाज क्रोध नहीं समझ है। इसी हिस्से में मार्क्स मौत के बारे में खुलकर बात करते हैं। वे खुद को याद दिलाते हैं कि जीवन छोटा है, इसलिए हर काम, हर विचार और हर शब्द ऐसा होना चाहिए जैसे यही आखिरी पल हो। मौत से डरना बचकाना है। अगर देवता हैं तो वे अन्याय नहीं होने देंगे, और अगर देवता नहीं हैं तो ऐसी दुनिया में जीने का क्या अर्थ जहां कोई न्याय ही न हो। मार्क्स कहते हैं कि मौत कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हमें बुरा इंसान नहीं बनाती। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसे जन्म लेना, बढ़ना और बूढ़ा होना। जो प्रकृति से डरता है वो जीवन को समझ ही नहीं पाया। वे याद दिलाते हैं कि इंसान का जीवन क्षणिक है, शरीर नश्वर है, आत्मा एक सपने की तरह है, भाग्य अनिश्चित है, शोहरत टिकने वाली नहीं है। जीवन एक युद्ध भी है और एक यात्रा भी। ऐसे में अगर कोई एक चीज है जो हमें सही रास्ता दिखा सकती है तो वो है दर्शन। दर्शन का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। दर्शन का मतलब है अपने अंदर की चेतना को सुरक्षित रखना, उसे सुख और दुख के थपेड़ों से बचाना, बिना उद्देश्य के कोई काम न करना, झूठ और दिखावे से दूर रहना, और जो भी जीवन सामने रख दे उसे स्वीकार करना, क्योंकि वही स्रोत हमें भी चलाता है और इस पूरी दुनिया को भी। मार्क्स ऑरेलियस सीधी बात करते हैं, बिना किसी सजावट के। वे खुद को बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ इसी पल में सिमटी हुई है। वे कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति बहुत लंबी उम्र जिए या बहुत छोटी। हर इंसान अंत में सिर्फ अपना वर्तमान ही खोता है। अतीत तो पहले ही जा चुका होता है और भविष्य कभी हमारा होता ही नहीं। जो चीज हमारे पास है ही नहीं, उसे खोने का डर भी बेकार है। इसलिए अगर कोई चीज सच में कीमती है तो वो यही पल है जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं। मार्क्स ये भी साफ करते हैं कि सबसे लंबी और सबसे छोटी जिंदगी का अंत एक ही जगह होता है। वो जगह है वर्तमान। जिसने आज को देख लिया उसने सब कुछ देख लिया।
इतिहास खुद को दोहराता रहता है। हालात बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन इंसानों की कमजोरियां, इच्छाएं और डर वही रहते हैं। जो आज हो रहा है वही अलग रूप में पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। इसलिए भविष्य को लेकर बेचैन होना और अतीत को लेकर पछताना दोनों ही समय की बर्बादी है। फिर मार्क्स ध्यान भटकने की बात करते हैं। वे मानते हैं कि युद्ध के मैदान में भी उनका मन भटकता था। वे खुद से कहते हैं कि अगर बाहरी चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं, अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर जा रहा है तो रुक जाओ, अपने लिए समय निकालो, कुछ नया और सही सीखो। बिना वजह भागते रहना बंद करो। हर समय व्यस्त रहना समझदारी नहीं है, लेकिन वे एक और ज्यादा खतरनाक भटकन की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्यों काम कर रहे हैं। उनका जीवन सिर्फ भागदौड़ बन जाता है, बिना किसी दिशा के। मार्क्स ऐसे लोगों को साफ शब्दों में मूर्ख कहते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत भी बेकार है। वे ये भी कहते हैं कि जो इंसान हर समय ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, वो कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जो इंसान अपने ही मन और आत्मा की गतिविधियों को नहीं समझता, उसका दुखी होना तय है। असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, असली समस्या हमारे अंदर है। जब तक अंदर अव्यवस्था है, बाहर की कोई भी व्यवस्था हमें शांत नहीं कर सकती। इसके बाद मार्क्स प्रकृति की बात करते हैं, लेकिन किसी कवि की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे निरीक्षक की तरह। वे कहते हैं कि प्रकृति में जो चीजें हमें अधूरी या कुरूप लगती हैं, उन्हीं में असली सुंदरता छुपी होती है। जब रोटी पकते वक्त फट जाती है तो वो फटना गलती नहीं होता, वही उसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। जब अंजीर बहुत पक जाता है और फट जाता है, या जब जैतून पेड़ से गिरने के करीब होता है, तो उसी अवस्था में उसकी एक अलग सुंदरता होती है। वे बताते हैं कि शेर के जबड़े, जंगली सूअर के मुंह से निकलता झाग या किसी जानवर की खूंखार आंखें अगर अलग से देखी जाएं तो डरावनी लग सकती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को समझता है तो उसे इन सब में एक गहरा सामंजस्य दिखाई देगा। एक ज्ञानी इंसान को शेर के असली जबड़े देखकर उतना ही आनंद मिल सकता है जितना किसी कलाकार की बनाई मूर्ति देखकर। मार्क्स यहाँ एक कठोर लेकिन जरूरी बात कह रहे हैं। अगर तुम जीवन को स्वीकार करना सीख लो तो बुढ़ापा भी बदसूरत नहीं लगेगा, मौत भी डरावनी नहीं लगेगी। हर चीज अपने सही समय पर होती है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, वो दुनिया से लड़ना बंद कर देता है और अपने अंदर स्थिर हो जाता है। यही स्थिरता असली शक्ति है। हम अब तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं। मार्क्स इस समय कॉर्नुटम में है, जो आज का ऑस्ट्रिया है। चारों तरफ युद्ध चल रहा है, अनिश्चितता है, मौत करीब है, और ऐसे माहौल में मार्क्स अपनी डायरी में खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि समय कितनी तेजी से हाथ से फिसल रहा है। वे लिखते हैं कि जल्दी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मौत पास आ रही है, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सोचने और समझने की हमारी शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर तो चलता रहेगा, सांसें भी चलती रहेंगी, लेकिन दिमाग पहले जैसी गहराई से सोचने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए जो करना है वो अभी करना होगा, बाद में नहीं। मार्क्स अपने शरीर को भावनाओं से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर की ठंडी नजर से देखते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि ये शरीर आखिर है क्या? हड्डियों का एक ढांचा, नसों का एक जाल और धमनियों का एक गुच्छा। यह शरीर नश्वर है, सड़ने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा है वही असली चीज है। वही तुम्हारी शासक बुद्धि है, वही तुम्हारा विवेक है जो तय करता है कि तुम कैसे जियोगे। वे खुद को सख्ती से डांटते हैं। क्या तुम अब भी अपनी इच्छाओं के धागों से बंधी एक कठपुतली बने रहोगे? क्या तुम आज की छोटी छोटी तकलीफों से डरते रहोगे और आने वाले कल की कल्पनाओं में घुलते रहोगे? या फिर अपनी शासक बुद्धि को संभालोगे और खुद पर नियंत्रण रखोगे? यहां मार्क्स प्रकृति को एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि जब डॉक्टर किसी मरीज को कड़वी दवा देता है, ठंडे पानी से नहाने को कहता है या नंगे पैर चलने की सलाह देता है, तो हम उसका विरोध नहीं करते। हम जानते हैं कि ये सब हमारे भले के लिए है। ठीक उसी तरह प्रकृति भी हमारे जीवन में कभी बीमारी लाती है, कभी गरीबी, कभी किसी अपने की मौत। हमें इन सबको भी डॉक्टर की पर्ची की तरह स्वीकार करना चाहिए। ये कष्ट किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी हैं। मार्क्स मानते हैं कि जो कुछ भी किसी एक व्यक्ति के साथ होता है, वो पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए होता है। जब तुम शिकायत करते हो, तब तुम उस महान ब्रह्मांडीय गीत में एक बेसुरा स्वर बन जाते हो और उस एकता को तोड़ते हो। वे भाग्य की देवी क्लॉथो का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे जीवन का धागा बुना जा चुका था। आज जो कुछ भी हो रहा है वो उसी धागे का हिस्सा है। इसलिए उससे प्रेम करो जो तुम्हारे साथ घटता है, और उन लोगों से भी प्रेम करो जिनके साथ भाग्य ने तुम्हें जोड़ा है। लेकिन यह प्रेम दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि भीतर से सच्चा होना चाहिए। मार्क्स इतिहास की तरफ देखते हैं और हिपोक्रेटिस का उदाहरण देते हैं।
वो महान डॉक्टर जिन्होंने अनगिनत लोगों का इलाज किया, लेकिन अंत में वे खुद बीमारी से नहीं बच सके। सिकंदर महान, पोम्पी और जूलियस सीजर जिन्होंने साम्राज्य खड़े किए, शहरों को जीता और सेनाओं को हराया, अंत में वे भी इस दुनिया से चले गए। हेराक्लीटस जिन्होंने ब्रह्मांड के अंत पर विचार किया, वे खुद बीमारी से मर गए। मार्क्स खुद से सवाल करते हैं कि इसका मतलब क्या है, और फिर खुद ही जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम एक जहाज पर सवार हुए, तुमने अपनी यात्रा पूरी की और अब बंदरगाह पर पहुंच चुके हो। अब जहाज से उतर जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई जीवन है तो वहां भी ईश्वर होंगे, और अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है तो कम से कम अब तुम्हें दर्द और इच्छाओं की गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी। तुम उस शरीर की सेवा से मुक्त हो जाओगे जो आत्मा से कहीं कमतर है, क्योंकि आत्मा बुद्धिमत्ता और दिव्यता है, जबकि शरीर सिर्फ मिट्टी और खून का ढांचा है। अब हम चौथे खंड में प्रवेश करते हैं। यही वो हिस्सा है जिसे मेडिटेशंस की आत्मा कहा जा सकता है। यहां मार्क्स सीधे उस समस्या पर वार करते हैं जिससे हर इंसान रोज जूझता है: मन की अशांति, बेचैनी, अंदर का शोर। मार्क्स लिखते हैं कि लोग शांति की तलाश बाहर करते हैं। कोई देहात जाना चाहता है, कोई समुद्र के किनारे, कोई पहाड़ों में भागना चाहता है, और वे खुद से कहते हैं कि मार्क्स, तुम भी अक्सर यही चाहते हो। लेकिन फिर वे इस सोच को ही गलत ठहरा देते हैं। वे कहते हैं कि ये बहुत साधारण और कमजोर सोच है, क्योंकि असली शांति किसी जगह में नहीं होती, असली शांति तुम्हारे अंदर होती है। उनके अनुसार इंसान के पास ये शक्ति हमेशा होती है कि वो जब चाहे अपने भीतर पीछे हट जाए। दुनिया में कोई भी जगह अपनी खुद की आत्मा से ज्यादा शांत नहीं हो सकती, खासकर तब जब तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे विचार हों जिन्हें याद करते ही तुम्हारा मन व्यवस्थित हो जाए। और यहां आराम का मतलब सुस्ती नहीं है, बल्कि मन का संतुलन है। मार्क्स कहते हैं कि तुम्हें बार बार खुद को ये आंतरिक एकांत देना चाहिए, खुद के पास लौटना चाहिए, खुद को नया करना चाहिए। लेकिन इसके लिए तुम्हारे सिद्धांत बहुत लंबे या जटिल नहीं होने चाहिए, वे छोटे, साफ और मौलिक होने चाहिए। ऐसे सिद्धांत जिन्हें याद करते ही तुम्हारा दर्द हल्का पड़ जाए और जिस दुनिया में तुम वापस जा रहे हो उससे तुम्हें घृणा महसूस न हो। फिर मार्क्स सवाल करते हैं, आखिर तुम्हें चिढ़ किस बात की है? क्या तुम्हें लोगों की दुष्टता पर गुस्सा आता है? अगर हां, तो ये याद करो कि विवेकशील प्राणी एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे को सहना ही न्याय का हिस्सा है। ये भी याद रखो कि लोग जानबूझकर बुरे नहीं बनते, अज्ञानता उन्हें ऐसा बनाती है। और ये भी याद करो कि जो लोग कभी नफरत, दुश्मनी और युद्ध में जल रहे थे, आज वे सब मर चुके हैं, मिट्टी और राख बन चुके हैं। तो फिर अब शांत हो जाओ। या फिर तुम्हें इस बात की चिढ़ है कि तुम्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार हो, तो जरा ऊपर नजर उठाओ। देखो कि चीजें कितनी तेजी से भुला दी जाती हैं। देखो कि अनंत समय का वो गहरा गड्ढा कितना विशाल है, जिसमें हर नाम, हर शोहरत और हर आवाज गुम हो जाती है। तालियों की गूंज कितनी खोखली होती है। जो लोग आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, उनका मन कितना अस्थिर है। और जिस धरती पर तुम खड़े हो, वो ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा सा टुकड़ा है। उसमें तुम्हारा साम्राज्य सिर्फ एक बिंदु जैसा है। तो फिर ऐसे में कितने लोग होंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और वे खुद आखिर हैं क्या? मार्क्स कहते हैं कि यह दुनिया दो महान सच्चाइयों पर टिकी है। पहली सच्चाई ये कि बाहरी चीजें तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकती, वे बाहर खामोशी से मौजूद रहती हैं। जो भी उथल पुथल तुम महसूस करते हो, वो तुम्हारे अपने विचारों से पैदा होती है, तुम्हारी अपनी राय से। और दूसरी सच्चाई ये है कि जो कुछ भी तुम इस वक्त देख रहे हो, वो बहुत जल्द बदल जाएगा और फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। सोचो कि तुम खुद अब तक कितने बदलाव देख चुके हो। ब्रह्मांड का दूसरा नाम ही परिवर्तन है, और जीवन का दूसरा नाम ही विचार है। अगर तुम अपने विचारों को संभाल लो तो पूरी दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। यहां मार्क्स एक ऐसी छवि सामने रखते हैं जो मुश्किल समय में सिर्फ समझ नहीं देती, बल्कि रीढ़ सीधी कर देती है। वे कहते हैं कि उस चट्टान की तरह बनो जिससे लहरें बार बार टकराती हैं। लहरें शोर करती हैं, उछलती हैं, ताकत दिखाती हैं, लेकिन चट्टान वहीं खड़ी रहती है, न हिलती है, न टूटती है। और थोड़ी ही देर में पानी का सारा उफान उसी के चारों ओर शांत हो जाता है। मार्क्स कहते हैं कि हम अक्सर अपने दुख को गलत भाषा देते हैं। हम कहते हैं कि मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन वे साफ शब्दों में कहते हैं कि ऐसा मत कहो। इसके बजाय खुद से ये कहो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे साथ ये हुआ और फिर भी मैं टूटा नहीं। न मैं आज के दुख से कुचला गया और न ही मैं आने वाले कल से डरा, क्योंकि ऐसी मुसीबत किसी के साथ भी आ सकती थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उस मुसीबत के सामने बिना कड़वाहट के खड़ा नहीं रह सकता। हर कोई अपने चरित्र को बचाकर नहीं रख सकता। तो फिर इसे दुर्भाग्य क्यों कहा जाए? इसे सौभाग्य क्यों न कहा जाए कि तुम्हें अपनी असली प्रकृति को परखने का मौका मिला।
मार्क्स एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या यह मुसीबत तुम्हें न्यायप्रिय बनने से रोकती है? क्या ये तुम्हें उदार, समझदार और सच्चा होने से रोकती है? अगर नहीं तो फिर ये बुरी कैसे हो सकती है? इसलिए वे कहते हैं कि अगली बार जब भी कोई चीज तुम्हें दर्द दे तो यह नियम याद रखना। दर्द खुद में दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि दर्द को गरिमा के साथ सह पाना ही असली सौभाग्य है। इसके बाद मार्क्स अच्छाई की सुंदरता की बात करते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची अच्छाई को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। वे एक बहुत सरल सवाल रखते हैं, अगर पन्ना यानी एमरल्ड की कोई तारीफ न करे तो क्या उसकी सुंदरता कम हो जाती है? अगर सोने, हाथीदांत या बैंगनी रंग की कोई प्रशंसा न करे तो क्या उनकी चमक खत्म हो जाती है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों ये मान लेता है कि तारीफ से वो बेहतर हो जाएगा और आलोचना से वो घटिया हो जाएगा? मार्क्स कहते हैं कि जो चीज सच में सुंदर होती है वो अपने आप में पूरी होती है। न तारीफ उसे बेहतर बनाती है और न ही निंदा उसे खराब करती है। सच तो ये है कि जिसे हम तारीफ कहते हैं वो अक्सर खोखली होती है। वे ये भी याद दिलाते हैं कि सब कुछ कितनी तेजी से मिट जाता है। शरीर इस दुनिया में खो जाते हैं और उनकी यादें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। तो फिर उस तालियों और वाहवाही का वजन ही क्या है? चौथे खंड के अंत में मार्क्स एक ऐसा विचार रखते हैं जो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है, विश्व नागरिकता का विचार। वे कहते हैं कि अगर हमारे अंदर विवेक है तो ये हम सब में समान है, और अगर विवेक समान है तो वो नियम भी समान है जो हमें सही और गलत का फर्क सिखाता है। अगर नियम समान है तो हम सब एक ही नगर के नागरिक हैं, और अगर ऐसा है तो ये पूरी दुनिया एक ही शहर है, एक विश्व नगर, एक कॉस्मोपोलिस। मार्क्स कहते हैं कि कोई एथेंस का हो या रोम का, एक स्टोइक के लिए उसकी असली पहचान यही है कि वो इस ब्रह्मांड का नागरिक है। जैसे मेरा शरीर मिट्टी, पानी और हवा से बना है, वैसे ही मेरी बुद्धि भी उस ब्रह्मांडीय बुद्धि का हिस्सा है। हम अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से जुड़े हुए हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है तब वो न अकेला रहता है न कमजोर। तब वो चट्टान बन जाता है जिसके सामने लहरें आती हैं और शांत हो जाती हैं। अब हम मेडिटेशंस के 5वें खंड में पहुंचते हैं। यहाँ मार्क्स किसी युद्ध, रणनीति या दर्शन की ऊंची बात से नहीं बल्कि सुबह की नींद से जूझते हुए दिखाई देते हैं। ये हिस्सा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ एक सम्राट नहीं बल्कि एक आम इंसान बोल रहा है। मार्क्स अपनी डायरी में खुद से एक सीधा संवाद लिखते हैं। वे कहते हैं कि जब सुबह उठने में आलस्य आए, जब शरीर कहे कि अभी और लेटे रहो, तब खुद के सामने ये विचार रखो कि मैं एक इंसान का काम करने के लिए उठ रहा हूँ। वे खुद से सवाल करते हैं कि मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूँ? क्या मैं वही करने जा रहा हूँ जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, जिसके लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया है? या फिर क्या मुझे इसलिए बनाया गया है कि मैं रजाई ओढ़कर बस खुद को गर्म रखूं और आराम करता रहूं? फिर उनकी अंतरात्मा जवाब देती है कि रजाई में लेटे रहना ज्यादा सुखद है, ज्यादा आरामदायक है। और यही मार्क्स खुद को कठोरता से टोकते हैं। वे कहते हैं, तो क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ आराम करने के लिए हुआ है, काम करने के लिए नहीं? क्या तुम प्रकृति को नहीं देखते? छोटे छोटे पौधों को, चिड़ियों को, चींटियों को, मकड़ियों को, मधुमक्खियों को। वे सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ब्रह्मांड का काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और तुम एक इंसान होकर अपने काम से भाग रहे हो। तुम अपनी प्रकृति के अनुसार दौड़ने से क्यों डर रहे हो? फिर मार्क्स खुद की दलील को स्वीकार भी करते हैं। वे कहते हैं, हाँ, आराम भी जरूरी है, लेकिन तुरंत जवाब देते हैं कि जरूरी है मगर उसकी भी एक सीमा है। जैसे खाने और पीने की सीमा होती है, प्रकृति ने आराम की भी सीमा तय की है, लेकिन तुम आराम के मामले में उस सीमा को पार कर जाते हो, और काम के मामले में तुम अपनी क्षमता से बहुत पीछे रह जाते हो। इसके बाद मार्क्स एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वे कहते हैं कि असल में तुम खुद से प्यार नहीं करते। अगर तुम खुद से सच में प्यार करते तो तुम अपनी प्रकृति से, अपने कर्तव्य से और अपने काम से भी प्यार करते। वे उदाहरण देते हैं कलाकारों का, जो अपनी कला से प्रेम करते हैं, जो अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें नहाने और खाने तक की सुध नहीं रहती। फिर वे पूछते हैं, क्या तुम अपने कर्तव्य को एक नर्तक के नाच से, एक लोभी के धन से या एक घमंडी की शोहरत से कमतर समझते हो? जब ये लोग अपने जुनून में होते हैं तो वे नींद और भूख की परवाह नहीं करते। तो क्या समाज की सेवा करना, अपने कर्तव्य को निभाना इन सबसे छोटा काम है? इसी 5वें खंड में मार्क्स एक और ऐसा विचार रखते हैं जो सोचने का नजरिया बदल देता है। वे कहते हैं कि हमारे रास्ते में आने वाली बाधाएं हमें रोकने नहीं आती, वे हमें नया रास्ता दिखाने आती हैं। वे लिखते हैं कि मेरा दिमाग और मेरी आत्मा ऐसी मशीनें हैं जो हर रुकावट को पलटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। जो चीज़ मेरे काम को रोकती है वही मेरे काम को आगे बढ़ाने का कारण बन जाती है। जो पत्थर मेरे रास्ते में गिरता है
वही मेरे रास्ते का हिस्सा बन जाता है। फिर वे आग का उदाहरण देते हैं। अगर आग कमजोर हो और उसमें एक छोटा सा तिनका डाल दिया जाए तो आग बुझ सकती है, लेकिन अगर आग तेज हो, मजबूत हो, तो उसमें चाहे लकड़ी फेंको या कचरा, आग उसे भी निगल लेती है और पहले से ज्यादा ऊंची लपटों के साथ जलने लगती है। मार्क्स कहते हैं कि हमें भी ऐसी ही आग बनना चाहिए। हमारे साथ जो भी गलत हो, जो भी मुश्किल आए, जो भी बाधा रास्ता रोके, हमें उसे ईंधन बना लेना चाहिए। उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लेना चाहिए। क्योंकि मजबूत इंसान वही नहीं होता जिसके रास्ते में पत्थर ना आए, बल्कि मजबूत वही होता है जो हर पत्थर को अपने रास्ते का हिस्सा बना ले। अब हम मेडिटेशंस के छठे खंड में प्रवेश करते हैं। यहाँ मार्क्स ऑरेलियस बदले की उस भावना पर चोट करते हैं जिसे इंसान अक्सर अपना अधिकार समझ लेता है। आम सोच ये है कि अगर किसी ने हमें चोट दी है, अपमान किया है या धोखा दिया है, तो उसे वैसा ही जवाब देना चाहिए। लेकिन मार्क्स इस सोच को सीधे हार मानना कहते हैं। वे एक छोटी लेकिन बेहद तीखी बात लिखते हैं। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम उस इंसान जैसे मत बनो। इस पंक्ति का मतलब समझना जरूरी है। अगर कोई गुस्से में चिल्लाता है और तुम भी चिल्लाने लगते हो तो फर्क क्या रह गया? अगर कोई धोखा देता है और तुम भी धोखा देने लगते हो तो बुराई जीत चुकी है। उसने तुम्हें अपने स्तर पर खींच लिया। असली जीत ये नहीं है कि सामने वाला दर्द महसूस करे। असली जीत यह है कि तुम अपनी अच्छाई, अपने सिद्धांत और अपने चरित्र को बचाकर रखो। मार्क्स खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि अगर कोई मुझसे नफरत करता है तो ये उसकी समस्या है। मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जो नफरत के लायक हो। मैं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपने व्यवहार का मालिक मैं खुद हूं। इसलिए वे कहते हैं कि हर इंसान के साथ दया और भलाई से पेश आओ। दिखावे के लिए नहीं ताकि लोग तुम्हें अच्छा कहें, बल्कि इसलिए क्योंकि यही सही है। इसके बाद मार्क्स जीवन और शोहरत की नश्वरता पर लौटते हैं। वे हमें झकझोरने के लिए चीजों को उनके असली रूप में देखने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, जिन चीजों को तुम बहुत कीमती समझते हो उन्हें उधेड़ कर देखो। जब तुम्हारे सामने भुना हुआ मांस रखा जाए तो खुद को याद दिलाओ कि ये एक मरे हुए जानवर का शरीर है। जब तुम महंगी शराब पीते हो तो सोचो कि ये सड़े हुए अंगूर का रस है। जब तुम राजसी बैंगनी कपड़े पहनते हो तो ये मत भूलो कि ये भेड़ के बाल हैं जिन्हें समुद्री जीवों के खून से रंगा गया है। मार्क्स का मकसद ये नहीं है कि जीवन का आनंद खत्म कर दिया जाए। उनका मकसद ये है कि हम चमक दमक के धोखे में न पड़ें। घमंड हमेशा चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा और सुंदर दिखाता है, लेकिन जब तुम उसकी परतें हटा देते हो तो असलियत सामने आ जाती है, और असलियत अक्सर हमें जमीन पर ले आती है। फिर वे इतिहास की तरफ देखते हैं। वे कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखो, कितने साम्राज्य उठे और मिट गए। कितने लोग थे जिनके नाम पर दुनिया कांपती थी, आज उनके नाम भी किसी को याद नहीं। और जो लोग कभी उनकी तारीफों के गीत गाते थे वे भी कब के मिट्टी में मिल चुके हैं। मार्क्स एक बेहद कड़वी लेकिन साफ बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सिकंदर महान और उसका खच्चर हाँकने वाला नौकर मरने के बाद दोनों एक ही स्थिति में पहुंच गए। मौत के सामने न शक्ति काम आती है, न शोहरत, न नाम। या तो दोनों उसी ब्रह्मांडीय चेतना में लौट गए जिससे वे आए थे, या फिर दोनों टूटकर मिट्टी के कण बन गए। इस खंड का संदेश सीधा और निर्मम है। न बदला तुम्हें बड़ा बनाता है, न घमंड तुम्हें अमर करता है। जो चीज तुम्हें सच में ऊंचा उठाती है वो है चरित्र, और जो चीज हर इंसान को बराबर कर देती है वो है समय और मृत्यु। अगर ये सच तुम्हें अंदर से शांत कर देता है तो तुम सही रास्ते पर हो। मार्क्स जीवन को एक रंगमंच की तरह देखते हैं जहां कहानी कभी नहीं बदलती, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। वे साफ कहते हैं कि तुम चाहे किसी भी युग को देख लो, इंसानी हरकतें वही मिलेंगी। लोग शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं, बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, युद्ध लड़ते हैं, जश्न मनाते हैं, खेती करते हैं, चापलूसी करते हैं, घमंड करते हैं, साजिशें रचते हैं और दूसरों के गिरने का इंतजार करते हैं ताकि उनकी जगह ले सकें। पॉम्पी का जमाना हो या सीजर का या फिर खुद मार्क्स का समय, फर्क सिर्फ नामों का है। असल खेल हमेशा एक जैसा रहा है। यही वजह है कि वे पूछते हैं कि तुम इतना तनाव किस बात का लेते हो। इस बड़े नाटक में तुम्हारा किरदार बहुत छोटा है। तुम्हारा काम दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपना रोल ईमानदारी और समझदारी से निभाना है। जब मंच छोड़ने का समय आए तो बिना डर और पछतावे के शांति से चले जाना ही समझदारी है। इसके बाद मार्क्स सीधे मन की ताकत पर आते हैं। वे बार बार कहते हैं कि तुम्हारा मन, तुम्हारी सोचने वाली शक्ति बाहरी दुनिया से स्वतंत्र रहनी चाहिए। बाहर क्या हो रहा है, शरीर में कितना दर्द है या कितनी बीमारी है, इससे तुम्हारे मन को गुलाम नहीं बनना चाहिए। वे साफ फर्क बताते हैं कि दर्द एक शारीरिक अनुभव है, नैतिक बुराई नहीं। शरीर को दर्द महसूस करने दो, लेकिन मन को ये फैसला मत करने दो कि ये कुछ गलत या बुरा है।
अगर शरीर कटता है तो नुकसान शरीर का है, लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो या धोखा देते हो तो चोट आत्मा पर लगती है। मार्क्स के अनुसार असली नुकसान वही है जो तुम्हारे चरित्र को कमजोर करता है। गरीबी, बीमारी और बदनामी बस मौसम की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वे अंत में एक बेहद काम की बात कहते हैं। जब तुम्हें लगे कि दबाव बहुत बढ़ गया है और तुम अपनी लय खो रहे हो, तो बाहर भागने की बजाय अपने भीतर लौट आओ। उस बिगड़ी हुई अवस्था में ज्यादा देर मत रुको। बार बार अपनी मानसिक लय में वापस लौटने की आदत डालो, क्योंकि यही आदत तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। यही असली आत्मनियंत्रण है और यही जीवन को शांति से जीने की कला है। हम अब 7वें खंड में प्रवेश करते हैं, जहां मार्क्स अपने मन की सबसे गहरी कमजोरी पर सीधा वार करते हैं, और वो कमजोरी है भविष्य की चिंता। वे अपनी निजी डायरी में एक बेहद स्पष्ट और कठोर बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि भविष्य को लेकर खुद को परेशान मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें वहां पहुंचना ही है तो तुम पहुंच जाओगे, और जब तुम उस भविष्य में खड़े होगे तब तुम्हारे पास वही विवेक, वही समझ और वही मानसिक ताकत होगी जिसका इस्तेमाल तुम आज अपनी वर्तमान परेशानियों से निपटने के लिए कर रहे हो। यह विचार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन असल में यह हमारे डर की जड़ पर चोट करता है। हम मान लेते हैं कि भविष्य में हम कमजोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे या हालात संभाल नहीं पाएंगे। मार्क्स साफ करते हैं कि ये डर झूठा है। समय के साथ इंसान कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा अनुभवी होता है। अगर तुम आज की मुश्किलों का सामना कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम कल की मुश्किलों का भी सामना कर लोगे। भविष्य कोई अलग राक्षस नहीं है, वो बस वर्तमान का ही अगला रूप है। इसी खंड में मार्क्स बदलाव के डर पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान बदलाव से डरता है और चाहता है कि सब कुछ वैसा ही बना रहे। लेकिन वे एक सीधा सवाल पूछते हैं, क्या बदलाव के बिना कुछ भी संभव है? क्या प्रकृति को बदलाव से ज्यादा कुछ प्रिय है? क्या तुम गर्म पानी से नहा सकते हो अगर लकड़ी जलकर आग में न बदले? क्या भोजन तुम्हें ताकत दे सकता है अगर वो पचकर तुम्हारे शरीर का हिस्सा न बने? जब हर चीज बदलाव से गुजरती है तो तुम अपने जीवन के बदलाव से क्यों डरते हो? तुम्हारा बदलना भी उतना ही प्राकृतिक है और उतना ही जरूरी है। मार्क्स यहां तक कहते हैं कि मृत्यु भी कोई डरावना अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। जैसे बचपन बदला और जवानी आई, वैसे ही जीवन बदलेगा और मृत्यु आएगी। यह किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि प्रकृति की एक प्रक्रिया है। इसके बाद मार्क्स सहिष्णुता और धैर्य की बात करते हैं। एक राजा होने के नाते उन्हें हर दिन अलग अलग स्वभाव के लोगों से सामना करना पड़ता था। इसी अनुभव से वे एक बहुत कठोर लेकिन सच्ची बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि एक इंसान की असली पहचान ये है कि वो उन लोगों के प्रति भी करुणा रखे जो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये बात सुनने में आदर्शवादी लगती है, लेकिन मार्क्स इसका व्यावहारिक तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुरंत ये सोचो कि वो भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है। यह मानो कि वो अज्ञानता के कारण भटक रहा है। कोई भी इंसान जानबूझकर सच से दूर नहीं जाना चाहता। और सबसे अहम बात ये समझो कि उसने तुम्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया है। वो तुम्हारे शरीर को चोट दे सकता है, तुम्हारा धन छीन सकता है या तुम्हारी छवि खराब कर सकता है, लेकिन तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी आत्मा को वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे ये अनुमति न दो। यही मार्क्स की असली सीख है। भविष्य से मत डरो, बदलाव से मत भागो और दूसरों की गलतियों को अपने मन की शांति न छीनने दो। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में है वो है तुम्हारा चरित्र, और जो इंसान अपने चरित्र की रक्षा कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत अंदर से तोड़ नहीं सकती। हम अब 8वें खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां मार्क्स पहली बार खुद के सामने बिल्कुल ईमानदार होकर खड़े होते हैं। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति है। वे महसूस करते हैं कि उनका पूरा जीवन एक आदर्श दार्शनिक की तरह नहीं बीत पाया। राजकाज, सत्ता और दरबार की उलझनों ने उन्हें कई बार उस रास्ते से भटका दिया जिस रास्ते पर वे चलना चाहते थे। लेकिन यहीं पर मार्क्स खुद को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि एक कड़वा सच स्वीकार करते हैं। वे खुद से कहते हैं कि अब उनके पास इतना समय नहीं बचा है कि वे प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों की सारी किताबें पढ़ सकें। जीवन ढलान पर है, वे अब एक विद्वान नहीं बन सकते। लेकिन वे यह भी साफ कहते हैं कि अभी भी एक रास्ता खुला है। वे अभी भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। वे अभी भी अंदर से मुक्त हो सकते हैं। वे अभी भी ईश्वर और प्रकृति के नियमों के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। यहीं से मार्क्स एक बेहद सीधी और कठोर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि अब यह बहस करने का समय नहीं है कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए। किताबों में उलझने और तर्कों में समय गंवाने का वक्त निकल चुका है। अब सिर्फ एक ही काम बचा है और वो है एक अच्छा आदमी बनना। इसी खंड में मार्क्स एक ऐसा रूपक इस्तेमाल करते हैं जो सीधे दिमाग में उतर जाता है। वे इंसान की तुलना एक कटे हुए हाथ से करते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम किसी से नफरत करते हो, जब तुम समाज से खुद को अलग कर लेते हो, तो तुम उस हाथ की तरह हो जो शरीर से काटकर अलग फेंक दिया गया हो।
एक हाथ जो शरीर से अलग पड़ा है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। मार्क्स बताते हैं कि इंसान अकेला नहीं है, हम सब एक बड़े शरीर के अंग हैं। जब हम स्वार्थी बनते हैं, जब हम दूसरों से घृणा करते हैं, तो हम खुद को उस सामूहिक शरीर से काट लेते हैं जिसे इंसानियत कहा जाता है। यह अलगाव हमें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। लेकिन यहीं पर मार्क्स एक बहुत गहरी उम्मीद की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति ने इंसान को वो शक्ति दी है जो किसी कटे हुए हाथ या पैर के पास नहीं होती। अगर एक बार हाथ कट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन इंसान अगर अपनी गलती को पहचान ले, अगर वो दोबारा जुड़ना चाहे, तो वो फिर से उस शरीर का हिस्सा बन सकता है। ईश्वर ने इंसान को ये दूसरा मौका दिया है कि वह अपनी एकता को फिर से हासिल कर सके। इसलिए अलग रहना कोई मजबूरी नहीं है, वो एक चुनाव है। इसके बाद मार्क्स हमें काम और वर्तमान क्षण की तरफ लौटाते हैं। वे बार बार कहते हैं कि हर काम को ऐसे करो जैसे वो तुम्हारे जीवन का आखिरी काम हो। इसका मतलब डर में जीना नहीं है, इसका मतलब है भटकाव को खत्म करना। वे समझाते हैं कि तुम्हें पूरा जीवन एक साथ जीने की जरूरत नहीं है, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को एक साथ उठाने की जरूरत नहीं है। मार्क्स कहते हैं कि जब तुम किसी काम में लगे हो तो बस उस पल पर ध्यान दो। खुद से पूछो कि इस समय ऐसा क्या है जो मेरी सहनशक्ति से बाहर है। तुम्हें ईमानदारी से जवाब मिलेगा कि कुछ भी नहीं। वर्तमान का बोझ हमेशा सहने लायक होता है। हम उसे भारी इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर अतीत का पछतावा और भविष्य का डर लाद देते हैं। मार्क्स की ये सीख साफ है, जीवन को टुकड़ों में जियो, पल दर पल। खुद को समाज से काटो मत, अच्छे इंसान बनने को कल पर मत टालो, और जो काम तुम्हारे सामने है उसे पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से करो। यही आज़ादी है और यही सुकून है। हम अब 9वें खंड में प्रवेश करते हैं, जहां मार्क्स किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि इंसान की सबसे खतरनाक कमजोरी से टकराते हैं। यह कमजोरी है असत्य, यानी झूठ। मार्क्स के लिए पाप कोई धार्मिक शब्द नहीं है बल्कि प्रकृति के खिलाफ किया गया अपराध है। वे साफ कहते हैं कि जो इंसान अन्याय करता है वो पाप करता है, और जो जानबूझकर झूठ बोलता है वो भी उतना ही दोषी है, क्योंकि प्रकृति स्वयं सत्य है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो उसी सत्य की एक कड़ी है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो केवल किसी दूसरे को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है। वह उस दिव्य लय के खिलाफ खड़ा हो जाता है जिस पर ब्रह्मांड चलता है। मार्क्स ये बात और कठोर तरीके से रखते हैं। वे कहते हैं कि झूठ बोलना दूसरों को धोखा देना नहीं है बल्कि खुद को अंधा करना है। झूठ बोलने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी आत्मा की आंखें बंद कर लेता है, उसे सच दिखना ही बंद हो जाता है। यही असली पतन है। इसी संदर्भ में मार्क्स एक बेहद सरल लेकिन गहरा रूपक देते हैं। वे हवा में फेंके गए पत्थर की बात करते हैं। एक पत्थर को जब हवा में उछाला जाता है तो ऊपर जाने से उसे कोई लाभ नहीं होता, और जब वो नीचे गिरता है तो उसे कोई हानि नहीं होती। वो हर हालत में पत्थर ही रहता है। मार्क्स कहते हैं कि इंसान के साथ भी यही होता है। तारीफ मिलने से तुम बेहतर इंसान नहीं बन जाते, और निंदा होने से तुम बुरे इंसान नहीं बन जाते। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र में है, न कि दूसरों की राय में। जो इंसान अपनी कीमत लोगों की तालियों से तय करता है वो हमेशा अस्थिर रहेगा। इसके बाद मार्क्स हमें अपनी सोच की ऊंचाई बदलने को कहते हैं। वे इसे ऊपर से देखने की दृष्टि कहते हैं। वे सलाह देते हैं कि अगर जीवन की उलझनें बहुत भारी लगने लगें तो कल्पना करो कि तुम आसमान में बहुत ऊपर बैठे हो और नीचे पूरी दुनिया को देख रहे हो। वहां से इंसान चींटियों की तरह दिखाई देते हैं। छोटी छोटी भीड़ें, छोटे छोटे झगड़े, छोटे छोटे युद्ध, खेत, घर, शादियां, अंतिम संस्कार, हंसी और रोना सब एक साथ चलता हुआ दिखाई देता है। इस ऊंचाई से देखने पर एक बात साफ हो जाती है, जिन चीजों के लिए हम अपनी शांति बेच देते हैं, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी शोहरत, वे ब्रह्मांड के पैमाने पर कुछ भी नहीं है। वे धूल के कण से ज्यादा महत्व नहीं रखती। यह दृष्टि हमारे अहंकार को तोड़ देती है और हमें हमारी सही जगह दिखा देती है। 9वें खंड के अंत में मार्क्स नुकसान की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर रोते रहते हैं कि हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया। लेकिन सच ये है कि नुकसान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जो होता है वो सिर्फ बदलाव होता है, और बदलाव प्रकृति की सबसे प्रिय प्रक्रिया है। मार्क्स समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज बदल रही है। जो आज तुम्हारे पास है वो कल नहीं रहेगा। अगर तुम किसी चीज के चले जाने पर दुखी होते हो तो असल में तुम उस नियम पर दुखी होते हो जिसने जीवन को जन्म दिया है। बारिश का पानी जमीन में समा जाता है ताकि पेड़ उग सकें। अगर पानी जिद कर ले कि वो गिरेगा नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा। मार्क्स की सीख सीधी और कठोर है। चीजों को पकड़कर मत रखो, जो जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जब पुराना जाता है
तभी नए के लिए जगह बनती है। यही प्रकृति का नियम है और इसी नियम के साथ बहना ही असली समझदारी है। हम 10वें खंड में पहुंच चुके हैं, जहां मार्क्स हमें पूरी तरह से भाग्य और प्रकृति को अपनाने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आता है और सब कुछ उसके पास लौटता है। जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो मेरे लिए सही है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। चाहे मेरा मरना हो या मेरी बीमारी, अगर इससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा। यही स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा संदेश है। मार्क्स जोर देते हैं कि अब बहस करने और सोचने का समय खत्म हो गया कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए। बस अच्छे आदमी बनो। अगर सच बोलना सही है तो बिना भाषण दिए सच बोलो। अगर दया करना सही है तो चुपचाप दया करो। बातें करना बंद करो और जीवन को जीना शुरू करो। 11वें खंड में मार्क्स हमें हमारी आत्मा की आदर्श आकृति दिखाते हैं। वे कहते हैं कि आदर्श आत्मा एक गोले की तरह होनी चाहिए। न बाहर खींचती है और न डर से सिकुड़ती है। वो स्थिर रहती है, अपनी रोशनी से जगमगाती है। यही रोशनी हमें सच और स्वयं को देखने में मदद करती है। वे 4 आदतों का जिक्र करते हैं जो आत्मा को कमजोर करती हैं। पहला, बेकार की बातें सोचना। दूसरा, दूसरों के बारे में बुराई सोचना। तीसरा, जो बोलो वो दिल से न होना, यानी झूठ बोलना। और चौथा, खुद को कोसना या अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाना। जब ये विचार मन में आए, उन्हें तुरंत बाहर निकाल दो। मार्क्स न्याय और अच्छाई पर भी जोर देते हैं। न्याय करना कोई एहसान नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति का हिस्सा है। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है और उसे ढिंढोरा नहीं पीटती, वैसे ही हमें भी अच्छे काम चुपचाप करने चाहिए, बिना किसी तारीफ की उम्मीद के। यही जीवन की असली ताकत है, यही आत्मा की चमक है और यही मार्ग है जो हमें ब्रह्मांड के साथ संतुलित रखता है। 12वें खंड में मार्क्स हमें जीवन के सबक देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए पहले त्रासदी यानी दुख के नाटक बनाए गए। ये हमें याद दिलाने के लिए थे कि जीवन में कठिनाई आएगी और हमें उसे सहना होगा। अगर आप नाटक में देखते हैं कि किसी राजा या ओडिपस के साथ बुरा हुआ और आप उसकी कला की तारीफ करते हैं, तो जब असली जिंदगी में कठिनाई आए तो रोने की जरूरत क्यों महसूस होती है? फिर कॉमेडी आई। ये सिखाती है कि घमंड कितना खोखला और अस्थायी है। मार्क्स कहते हैं कि जीवन इन दोनों का मिश्रण है। कभी आप राजा बनते हैं, कभी भिखारी, लेकिन अभिनेता वही रहता है, आपकी आत्मा। यही जीवन का स्थिर केंद्र है, यही आपकी असली ताकत है। मार्क्स हमें 4 सरल और शक्तिशाली नियम देते हैं। पहला, जो भी करो सोच समझकर करो। दूसरा, दूसरों के साथ मिलकर रहो। तीसरा, सुख और दुख को जैसे आते हैं वैसे स्वीकार करो। चौथा, मरने का डर छोड़ दो। वे दीपक की लौ का रूपक देते हैं। जैसे सूरज की किरण चाहे कितनी भी चीजों पर पड़े, अपनी रोशनी नहीं खोती, वैसे ही दीपक की लौ तब तक चमकती रहती है जब तक बुझ नहीं जाती। हमारी सच्चाई, हमारा न्याय और हमारा संयम भी तब तक चमकता रहना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। मार्क्स हमें याद दिलाते हैं कि शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा को आखिरी सांस तक चमकते रहना चाहिए। बदलाव और मृत्यु से डरना बेकार है। अगर मौत के बाद चेतना नहीं है तो दर्द नहीं होगा, और अगर चेतना है तो आप एक नए प्राणी के रूप में जन्म लेंगे और जीवन की यात्रा जारी रहेगी। जीवन की सीख ये है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा में है, और आत्मा को कभी बुझने मत दो। आखिरी खंड में मार्क्स हमें जीवन और अस्तित्व की अंतिम सच्चाइयां दिखाते हैं। वे कहते हैं कि चीजों को वैसे ही देखो जैसे वे हैं, उनके मुखौटे उतार दो। मौत क्या है? ये सिर्फ प्रकृति का एक काम है। दर्द क्या है? ये या तो खत्म होगा या तुम्हें मजबूत बना देगा। शोहरत क्या है? यह केवल हवा का झोंका है। मार्क्स बताते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मा को भी नहीं देखा, फिर भी उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह वे हर पल ईश्वर की शक्ति महसूस करते हैं और इसे मानते हैं। यही सच्चा दर्शन है, देखना, समझना और स्वीकार करना। और मार्क्स कहते हैं कि तुम इस महान ब्रह्मांड के नागरिक हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने 5 साल जिए या 100 साल। जो नियम सबके लिए है वही तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हें जीवन के मंच से बाहर जाना है तो ये कोई अन्याय नहीं, बल्कि प्रकृति का आदेश है। ये वैसा ही है जैसे नाटक का निर्देशक अभिनेता को मंच से जाने का कहता है। अभिनेता कहता है कि उसका रोल अभी अधूरा है, लेकिन निर्देशक जवाब देता है कि 3 अंक भी पूरा नाटक हैं। जीवन के नाटक का समय हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ पात्र हैं। मार्क्स की अंतिम सीख है, प्रसन्न रहो, अपने जीवन के हर पल को स्वीकार करो, और जब अंत आए तो उसे खुले दिल से अपनाओ। जिसने तुम्हें मंच से जाने का आदेश दिया वो भी तुमसे प्रसन्न है। जीवन का सार यही है, सत्य को देखो,
अपने कर्म करो, अपने चरित्र को मजबूत बनाओ और हमेशा अपने अंदर की रोशनी को बुझने न दो। मृत्यु सिर्फ एक प्रक्रिया है और आत्मा की चमक कभी कम नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस की कलम अब शांत हो गई। रोम का सम्राट जो कभी पूरी दुनिया का प्रभु था, आखिरकार एक साधारण इंसान की तरह बिना डर और बिना शिकायत के अंधेरे में विलीन हो गया। उन्होंने ये डायरी किसी को पढ़ाने के लिए नहीं लिखी थी। ये खुद को समझाने के लिए थी, कैसे जिया जाए, कैसे सही रास्ते पर चले। लेकिन अनजाने में उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को जीने का मार्गदर्शन दे दिया। मेडिटेशंस हमें ये सिखाती है कि शायद हम घटनाओं को बदल न सकें, लेकिन हमारा नजरिया हमेशा हमारे हाथ में है। उन्होंने हमें बताया कि असली साम्राज्य बाहर नहीं, हमारे अंदर है। मौत अंत नहीं है, यह केवल प्रकृति का बदलाव है। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी किताब या गुरु की जरूरत नहीं, बस अपने निर्णय की जरूरत है। तो आज जब आप ये वीडियो बंद करें, खुद से वही सवाल पूछें जो मार्क्स हर सुबह अपने आप से पूछते थे, क्या मैं आज एक इंसान का काम करने के लिए तैयार हूं? इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद। मार्क्स ऑरेलियस के विचार हमेशा आपके साथ रहें।